टॉपिक है साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेलीज। साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेलीज। साइटोप्लाज्म एक्चुअली एक जेल का नाम है। साइटोप्लाज्म एक जेल का नाम है। आप जरा डायग्राम देखें, ये एक सेल है, सेल का सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है। सेंटर में जब आप देखेंगे तो ये उसी सेल का न्यूक्लियस है। सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में आप देख रहे हैं एक स्पेस आपको खाली दिखाई दे रहा है। एक स्पेस आपको खाली दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो बीच का छोटा सा एरिया है ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अलबत्ता जो वाइट एरिया आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये खाली है। इस खाली एरिया को किसी जेल ने भर दिया है। इस खाली एरिया को किसी जेल ने भर दिया है। वो जेल जो इस खाली एरिया को भर रहा है उस जेल को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो कोई आपसे पूछे ये जेल कहां पर मौजूद है, तो ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में मौजूद है। तो हम ये बात यहां पर लिखेंगे, इट इज अ जेल लाइक सब्सटेंस present between cell membrane and nuclear membrane। ये पॉइंट समझ गए आप लोग? तो इस जगह का नाम जहां पर ये एरो लगा हुआ है, अब ये जो चीज बन रहा है ये एरिया मुकम्मल तौर पर साइटोप्लाज्म है। दिस ब्लू एरिया इज टोटली कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। ब्लू एरिया जो आपका पास बन गया हुआ है ये साइटोप्लाज्म ही है। अब दो पॉइंट आ गए। साइटोप्लाज्म से मिलता जुलता एक लफ्ज है प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से मिलता जुलता एक लफ्ज आ रहा है हमारे पास, वो है प्रोटोप्लाज्म। सवाल ये बनता है कि प्रोटोप्लाज्म फिर क्या चीज है? ये जो बाहर वाला एरिया इसको क्या कहा जा रहा है? साइटोप्लाज्म। और ये जो न्यूक्लियस के अंदर है इसे क्या कहा जा रहा है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। जब आप लोग साइटोप्लाज्म के साथ न्यूक्लियोप्लाज्म को भी मिला लें, इन दोनों को जब आप लोग कंबाइन कर लेंगे तो आपके पास क्या चीज बनेगा? प्रोटोप्लाज्म बनेगा। प्रोटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि साइटोप्लाज्म एक जेल है, एक जेल है और ये जेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन के बीच में मौजूद होता है। जब हम इस जेल को देखेंगे तो ये जेल दो तरह के केमिकल से बना हुआ है। वो जो साइटोप्लाज्म है वो कितने तरह के केमिकल से बना है बच्चे? दो तरह के केमिकल से बना हुआ है। तो हम इसकी कंपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं। कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जरा देखिएगा, जो ये साइटोप्लाज्म है ये वाला एरिया है, इसके अंदर दो तरह की चीजें होती हैं। कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ मटेरियल। एक होता है लिविंग और जो दूसरा टाइप है उसे कहा जाता है नॉन लिविंग। जो लिविंग चीजें होती हैं सेल के अंदर उन तमाम को कहा जाता है सेल ऑर्गेनेलीज। सेल के अंदर जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं उन तमाम को नाम दिया जाता है सेल ऑर्गेनेलीज का। और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उन तमाम को नाम दिया जाता है साइटोसोल का नाम दिया जाता है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि साइटोसोल क्या होता है और
कौन कौन से केमिकल से बना हुआ है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें रह जाती हैं। फिर हम लोग पढ़ लेंगे बाद में सेल ऑर्गेनेलिज को। जो साइटोसोल है, जब आप इसको देखेंगे तो साइटोसोल के अंदर 70% पानी होता है। 70% इसमें पानी होता है। साइटोसोल के अंदर जब आप देखेंगे तो 20% इसमें तकरीबन प्रोटीन होता है। इसके अंदर आप देखेंगे तो 4% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। 2% इसके अंदर लिपिड्स होते हैं। 1% इसके अंदर मिनरल्स होते हैं। मिनरल और साल्ट कितना परसेंट बना रहे हैं? 1% बना रहे हैं। तो इस तमाम को नाम दिया जा रहा है साइटोसोल का। तो कहने का मतलब क्या है, ऊपर का जो ये सेल है ये सारे का सारा 70% किस चीज से बना है? वाटर से बना है। और पानी की खूबी है कि पानी अपने अंदर तमाम चीजों को हल करता है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी अपने अंदर तमाम चीजों को हल कर लेता है। और हल करने की बुनियाद पर साइटोप्लाज्म के अंदर जब आप देखेंगे तो आपको दो तरह के सॉल्यूशंस दिखाई दे देंगे। पानी, चूंकि ये पानी है 70% सेल के अंदर, ये पानी अपने अंदर प्रोटीन को भी हल करता है, कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड्स को, मिनरल्स को और साल्ट को भी अपने अंदर हल कर लेता है। हल करने की वजह से जब आप साइटोप्लाज्म के अंदर देखेंगे तो आपको दो तरह के सॉल्यूशंस नजर आएंगे। कितने तरह के? दो तरह के सॉल्यूशंस नजर आएंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। उनमें से जो पहला सॉल्यूशन होगा उसको नाम दिया जाएगा ट्रू सॉल्यूशन। और उनमें से जो दूसरा टाइप होगा उसे नाम दिया जाएगा क्या? कोलाइडल सॉल्यूशन। फॉल्स सॉल्यूशन कोई नहीं होता भाई, कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन, दो टाइप के सॉल्यूशन आपके साइटोप्लाज्म के अंदर आपको दिखाई देते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशंस में ये जो मिनरल साल्ट्स हैं ये जाके उस पानी में हल हो जाते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में ये मिनरल साल्ट जाके उस पानी में हल हो जाते हैं। अब मिनरल साल्ट्स की एक तो मिकदार कम है, दूसरे नंबर पर इनका साइज भी छोटा होता है। जब इनका साइज छोटा होता है और मिकदार भी कम होता है तो ये पानी में अच्छे तरीके से हल हो जाते हैं, जिनको हम सेल के अंदर अगर देखने की कोशिश करें तो हमें आसानी से दिखाई नहीं देते। कंप्लीटली ये हल होते हैं, छोटे साइज के होते हैं और उसी सेल के अंदर 70% पानी में ये मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो लिखेंगे दिस कंपोज्ड ऑफ स्मॉल minerals that are completely dissolved in cytoplasm या इन वाटर लिखें, जो आपकी मर्जी। अगला हम पढ़ने जा रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। अब मिनरल का एक तो साइज छोटा है और ये मुकम्मल तौर पर हल हो रहे हैं। अलबत्ता जो प्रोटीन के मालिक्यूल हो गए या जो अमाइनो एसिड्स हो गए या जो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए ये मुकम्मल तौर पर हल नहीं होते। और हल होने के बाद भी देखेंगे ये अधूरे हल हैं, पूरे तौर पर हल नहीं है, अधूरे अधूरे ये हल है। जब हल होने के बाद आप इसको सेल के अंदर देखेंगे तो ये आपको बड़े बड़े मालिक्यूल की सूरत में नजर आएंगे। ये चीजें हल नहीं होंगे, आधे आधे हल होंगे। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर ये आपको ऐसे अधूरे अधूरे नजर आ जाएंगे। तो ये बातें आप लिखेंगे कि दिस कंपोज्ड ऑफ large molecule that are
not dissolve in water। यहां तक क्लियर है बेटा? इस पॉइंट को समझते हैं कि ये पॉइंट क्या कह रहा है, ताकि आपके दिमाग में ये दोनों बातें बैठे। हम नहाने के लिए तालाब में जाते हैं, तालाब पानी से मुकम्मल तौर पर भरा हुआ है। तालाब के अंदर जब दाखिल हो रहे होते हैं तो जब शुरू में पानी के अंदर कदम रखते हैं तो हमारे पाँव के नीचे रेत या कीचड़ आता है। तो रेत और जो कीचड़ हैं वो उस जगह पर मुकम्मल तौर पर हल हो चुके होते हैं, और जब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ जाते हैं तो फिर हमारे पैरों के नीचे बड़े बड़े पत्थर आना शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर आना शुरू हो जाते हैं, और आपको फिर एहसास होता है, आपके फुट सोल जो है ना वो ये फील कर लेता है कि अब मैं जिस जगह पे खड़ा हूं यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। कहने का मतलब क्या है, आपको ये बात ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन बताया क्यों जा रहा है? ये आपको इस वजह से बताया जा रहा है कि जब आप सेल को देखेंगे तो सेल एक तालाब की तरह होता है। उस तालाब के अंदर कुछ मादनियात ऐसे होते हैं जो कीचड़ की तरह मुकम्मल तौर पर हल हो चुके होते हैं, जिनको आप मुकम्मल तौर पर अपनी आंखों से देख नहीं सकते। और थोड़ा सा जब आप आगे बढ़ोगे, when you walk ahead, तो आप देखेंगे उसी सेल के अंदर आपको बड़े बड़े मॉलिक्यूल भी उस पानी में डिसॉल्व मिलेंगे। आपको उसी पानी के अंदर बड़े बड़े मॉलिक्यूल भी डिसॉल्व सूरत में मिलेंगे, उनका साइज बहुत बड़ा होता है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर वो जगह जहां पर बारीक मॉलिक्यूल डिसॉल्व हैं वो जगह थोड़ा कम गाढ़ा होगा, जहां पर बड़े बड़े मॉलिक्यूल पड़े होते हैं वो जगह क्या होगा, थोड़ा ज्यादा गाढ़ा होगा। इसकी वजह से हमें पता चलेगा कि जहां पे ट्रू सॉल्यूशन है दैट इज लेस डेंस, जहां पर कोलाइडल सॉल्यूशन है दैट इज मोर डेंस। इससे हमें इस बात का पता चलेगा, और हम यूं कह देंगे कि देखो वो साइटोप्लाज्म है, मैं देख रहा हूं यहां पर जो है ना मिनरल डिसॉल्व है, ये जगह इतना गाढ़ा नहीं है, वहां पर मोटे मोटे मॉलिक्यूल डिसॉल्व है, बड़े बड़े साइज के मॉलिक्यूल डिसॉल्व है, वो जगह क्या है, ज्यादा गाढ़ा है। अब जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, जब आप इनको सेल के अंदर देखेंगे तो या तो ये ज्यादा गाढ़ा होता है या फिर ये कम गाढ़ा होता है। या तो ये ज्यादा गाढ़ा होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, विस्कस कहा जाता है, या फिर ये मुकम्मल तौर पर गाढ़ा नहीं होता तो इसको क्या कहा जाएगा, नॉन विस्कस। बड़े मॉलिक्यूल, बड़े साइज के मॉलिक्यूल सेल के अंदर या तो गाढ़ा होते हैं, जिधर आपको ये गाढ़ा नजर आएगा उस जगह को आप लोग नाम दे देंगे जेल का, जिधर आपको कम गाढ़ा दिखाई देगा उस जगह को आप लोग नाम दे देंगे सोल का। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इट एग्जिस्ट इनसाइड ऑफ द सेल इन द टू फॉर्म। पहला फॉर्म होगा ये सेल के अंदर बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा, दूसरा फॉर्म ये क्या होगा बेटा, कम कम गाढ़ा होगा। जहां पर ज्यादा गाढ़ा होगा किस गाढ़ा, ज्यादा गाढ़ा होगा इसे कहा जाएगा जेल, और जहां पे कम गाढ़ा होगा इसे क्या कहा जाएगा, सोल कहा जाएगा। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, के साइटोप्लाज्म का सेल के अंदर काम क्या है। पहला काम, साइटोप्लाज्म का बच्चे पहला काम है स्टोर हाउस। आप जरा देखिएगा बच्चे डायग्राम की तरफ, ये एक इंसान का लिवर है, एक इंसान का जिगर है। लिवर के अंदर जब आप देखेंगे तो लिवर के अंदर खास टाइप के सेल्स होते हैं, गोल गोल से खास टाइप के सेल्स होते हैं। इन सेल्स का नाम है हेपेटोसाइट्स, HEPATOCYTES, हेपेटोसाइट्स। यूजुअली क्या होता है, लेट सपोज हम तमाम को जिंदा रहने के लिए एक दिन में 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज चाहिए, लेट सपोज 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज चाहिए, लेकिन हम लोग ज़रूरत से कुछ ज़्यादा खा लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोगों ने 500 ग्राम ग्लूकोज का ले लिया, एक्स्ट्रा ग्लूकोज का ले लिया। ऐसा भी हो सकता है कि हमें नॉर्मली 100 ग्राम चाहिए, लेकिन चूंकि हम रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं तो हमें वो 100 ग्राम भी ग्लूकोज के नहीं मिलते। तो हमारा जो जिगर है इसका सामना दो सूरत हाल से होता है, एक ऐसा सूरत हाल जब इसके पास ग्लूकोज ज्यादा है, और एक ऐसा सूरत हाल जब इसके पास ग्लूकोज कम है।
तो जाहिर बात है लिवर कहेगा कि यार बॉडी का बैलेंस खराब हो रहा है। तो लिवर सोचता है क्यों ना मैं ऐसा मैकेनिज्म अपने अंदर बना लूं कि ये जो एक्स्ट्रा शुगर है, मैं इसका तो कोई काम नहीं है, जरूरत थी 100 की लेकिन एक्स्ट्रा अभी बन गया 400, तो इस एक्स्ट्रा शुगर को मैं अपने अंदर स्टोर कर लूं, ताकि जब हमारे पास ग्लूकोज नहीं होगा तो मैं उस बुरे वक्त को इस ग्लूकोज को अपने लिए इस्तेमाल कर लूं। तो क्या होता है बच्चे, ये जो लिवर है अपने हेपेटोसाइट्स के अंदर उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है। अब ये जो ग्लूकोज स्टोर हो रहा है ये हेपेटोसाइट्स के साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर हो रहा है। तो लिवर के सेल्स अपने साइटोप्लाज्म के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। तो हम ये बात यहां लिखेंगे, दी ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर सेल। पहला फंक्शन इसका ये हो गया कि ये स्टोर करता है चीजों को अपने अंदर। एंट्री टेस्ट का एक एमसीक्यूज है ये, आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज किस सूरत में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। प्लांट के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च। तो ये आपको पता होना चाहिए, पहला पॉइंट। अगला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला फंक्शन तो क्या हो गया भाई, ये गोदाम के तौर पर काम कर रहा है, स्टोर हाउस के तौर पर काम कर रहा है। स्टोर हाउस मतलब गोदाम, यानी ये हमारे बॉडी के अंदर गोदाम है जहां पे हम महीने का राशन पहले से स्टोर करके रख रहे हैं। अगला पॉइंट है, दूसरा काम है साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन। साइट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बात पे गौर कर लो, केमिकल रिएक्शंस के होने की जगह कौन सा केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होता है? अगेन एंट्री जी, कौन सा? मेटाबॉलिज्म। नाम बताओ बेटा मुझे। ओके, एनाबॉलिज्म में कौन सा टाइप बेटा? कैटाबॉलिज्म का कौन सा टाइप? एक खास टाइप का केमिकल रिएक्शन है, उसको नाम दिया जाता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का कौन सा जगह होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल बच्चे, ये आपका एक सेल है, इस बात पे गौर करें, लिखना छोड़ दें, और ये उस सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस है, और ये इसी सेल के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया है। बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। माइटोकॉन्ड्रिया है। हम लोग जब ग्लूकोज को इनटेक कर लेते हैं तो वो ग्लूकोज हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर आता है। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। हमने खाना खाया, हमने स्वीट मटेरियल्स खा लिए, हमने पोटैटो खाया, हमने राइस खाया, तो वो तमाम चीज़ें हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाता है, बीवी के अंदर आ जाता है। ठीक है ना बेटा, ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाता है। अब ब्लड वेसल से इसका ठिकाना क्या चीज़ है? साइटोप्लाज्म है, कि मैंने साइटोप्लाज्म में जाना है। फिर साइटोप्लाज्म से इसका अगला मंजिल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, तब जाके मैंने एक सेल के लिए क्या जनरेट करना है? एटीपी जनरेट करना है। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल काफी बड़ा है, ये सेल मेम्ब्रेन से तो गुजर सकता है, आसानी से गुजर सकता है, गुजर के ये अंदर आ गया, C6H12O6 यहां पर आ गया। बट बेटा, जब ये मॉलिक्यूल यहां से माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो जा नहीं सकता कि माइटोकॉन्ड्रिया के सुराख बहुत ही बारीक होते हैं, ये इसको अपने अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने नहीं दिया जाता। तो सेल क्या करता है? खास टाइप के एंजाइम्स की मदद से, खास टाइप के एंजाइम की मदद से, फिलहाल आप ये समझिएगा कि एंजाइम कुछ कैंची है, उस कैंची की मदद से इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को दो टुकड़ों में तोड़ देगा। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को जब आप दो टुकड़ों में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? C3H6O3 बनेगा, जिसे पायरोवेट कहा जाता है। पायरोवेट कहा जाता है। चैप्टर नंबर 4 में हम डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। ये पॉइंट मैं उधर ही आपको और डिटेल में पढ़ा दूंगा, अभी सरसरी आपको बता रहा हूं। जब ये ग्लूकोज कन्वर्ट होके किस में चेंज हो गया? पायरोवेट में चेंज हो गया। अब ये जाके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आसानी से दाखिल होकर हमारे लिए क्या बनाएगा? एटीपी बनाएगा। अब ग्लूकोज का पायरुवेट में चेंज हो जाना, इस अमल को क्या कहा जाता है?
ग्लाइकोलाइसिस कहा जा रहा है। और इस अमल का जगह कौन सा है? साइटोप्लाज्म है। एंट्री टेस्ट में आ जाए कि द साइट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है। द साइट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस इज न्यूक्लियस, ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है। द साइट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस इज साइटोप्लाज्म, तो फिर ये क्या होगा? ट्रू होगा। तब ये क्या होगा बेटा? ट्रू होगा। इसके साथ साथ साइटोप्लाज्म के और भी कई फंक्शंस हैं। एक और फंक्शन, लोकोमोशन ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज को नकल मकानी कर देता है। आज ये माइटोकॉन्ड्रिया इधर पड़ा हुआ है, कल को ये यहां पर आपको नहीं मिलेगा, कल को ये चल के एक और एरिया पे आपको मिलेगा। तो साइटोप्लाज्म खुद भी बह रहा है, अपने साथ बहते हुए दूसरे सेल ऑर्गेनेलीज को भी क्या करता है? लेके जाता है, उनको आगे बढ़ा लेता है। carries the cell organelles to move ahead। सर क्लास हो गया अभी यहां तक? एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन, लास्ट फंक्शन है इसका, शेप ऑफ सेल को मेंटेन करता है। अगला फंक्शन और आखिरी फंक्शन है बेटा, लिख लीजिएगा, मेंटेन द शेप ऑफ सेल। जरा इस पॉइंट को समझ लेते हैं। बाय टर्जिडिटी, आ गया जहन में? मेंटेन द शेप ऑफ द सेल बाय टर्जिडिटी। लेट सपोज बेटा ये एक प्लांट का सेल है, ये प्लांट के सेल का न्यूक्लियस है और ये प्लांट के सेल का वैक्यूल है। क्या होता है कि बाहर से पानी आता है, इसके साइटोप्लाज्म को भर देता है और साइटोप्लाज्म फिर इस पानी को वैक्यूल के अंदर डाल देता है और फिर वैक्यूल भरता जाता है। जैसे जैसे वैक्यूल भरता जाएगा, वैक्यूल का साइज इंक्रीज होता जाएगा। वैक्यूल का साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे जैसे वैक्यूल का साइज इंक्रीज होगा, साइटोप्लाज्म को पुश करता जाएगा और साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ता जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि अब ना साइटोप्लाज्म के अंदर पानी के रखने की जगह है और ना वैक्यूल के अंदर पानी के रखने की जगह है। अब ये सेल पानी से भरा हुआ है, फूला हुआ है, एक गुब्बारा है, उसके अंदर हवा से आपने भर दिया, तो सेल है, सेल को आपने पानी से क्या कर दिया? भर दिया। उसका फिर फायदा क्या होगा? व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ दिस पॉइंट? इसका फायदा ये होगा कि साइटोप्लाज्म जब भरेगा तो सेल का एक शेप बना हुआ होगा, लेकिन जैसे ही खुदा न खासा इस सेल के अंदर से पानी निकल जाए, इसके ऊपर धूप की रोशनी आ जाए, तो उससे ये सारे का सारा पानी निकल जाएगा और ये सेल सुकड़ के चूसनी बन जाएगा, ऐसे खुश्क बन जाएगा। तो ये जो सेल है जब खुश्क हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? फ्लैसिड कहा जाता है। सेल के अंदर पानी के खाली होने को क्या कहा जाता है? फ्लैसिड कहा जाता है। तो ये था फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म।